नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेन ज़ी युवाओं से अपील की है कि वो वोट चोरी रोकें और लोकतंत्र की रक्षा करें। राहुल ने कहा कि देश के युवा, छात्र और जेन ज़ी हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, भारत जिंदाबाद। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट बने और नेपाल में हिंदू स्टेट बने, तो फिर वो भारत को भी हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जेन ज़ी परिवारवाद के खिलाफ है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद वो राहुल जी को क्यों सहेंगे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो वो आपको बाहर क्यों नहीं करेंगे। वो बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट और नेपाल में हिंदू स्टेट चाहते हैं, तो भारत में हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे। तैयार हो जाइए, वो आ रहे हैं। बीजेपी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगाकर भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 90 चुनाव हार चुकी है और उनकी हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की आदत हो गई है गलत और बेबुनियाद आरोप लगाने की। कोर्ट से माफी मांगना और फटकार खाना उनके लिए आम बात हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं और भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति में धकेलना चाहते हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे के बाद शुक्रवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के बारे में जिक्र करते हुए इस घटना की जांच कराने की बात कही। संविधान दिवस के मौके पर केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दावा किया कि पुलिस ने उन ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की जो उनके पास मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ओली ने लिखा, मैं आज इसके पीछे की साजिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय ही बताएगा। उन्होंने कहा कि क्या हमारा देश बन रहा था या बिगड़ रहा था, या फिर देश की गिरावट की एक काल्पनिक कहानी गढ़कर गुस्से को बढ़ाया जा रहा था। हमारी नई पीढ़ी खुद ही ये सब समझ जाएगी। पूर्व पीएम ने कहा, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ हुई, घुसपैठियों ने हिंसा फैलाई और हमारे युवाओं को मारा। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शर्जील इमाम, पूर्व जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं की सुनवाई को 22 सितंबर 2025 तक स्थगित कर दिया। ये मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश केस से संबंधित है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सोमवार यानी 22 सितंबर को सुनवाई का निर्णय लिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शर्जील इमाम की ओर से पेशी की याचिकाओं में दलील हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें जमानत खारिज की गई थी। यूके की अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया को फिर से खोलने की मांग की थी। इससे नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण लंबित रह सकता है। नीरव मोदी पर भारत में बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं। यूके अदालत की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियां लंदन को औपचारिक जवाब भेजने में जुट गई हैं, ताकि लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी की कानूनी टीम ने पिछले महीने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और भारत सरकार को नोटिस भेज दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने 7 युद्ध सुलझाए थे, लेकिन उन्होंने माना कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यूक्रेन युद्ध के मामले में निराश किया है। ट्रंप का कहना है कि अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन के पास युद्ध छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो रूस पर और दबाव डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदते रहेंगे तब तक असर सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो रूस खुद ही समझौता करने पर मजबूर होगा। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने भारत पर भी रूस से तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने करीबी रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने भारत को भी सैंक्शन किया। ट्रंप ने यह बयान गुरुवार को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं किसी के दबाव या अल्टीमेटम के आगे झुकने वाली नहीं है। लावरोव ने रूस के टीवी चैनल द ग्रेट गेम कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका की मांग है कि देश रूसी तेल खरीदना बंद करें, लेकिन इससे देशों को नए ऊर्जा बाजार और नए संसाधन ढूंढने पड़ रहे हैं और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका का ये तरीका गलत है और भारत चीन पर इस तरह की धमकी काम नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के रवैये को लेकर दुनिया भर में राजनीतिक और नैतिक विरोध बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से मिली छूट वापस ले ली है। भारत 2018 से ईरान के शाहेद बेहिश्ती टर्मिनल यानी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक मानवीय सहायता और व्यापार पहुंचा सके, लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पद संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत ईरान को उसके आतंकी संगठनों को समर्थन और एडवांस हथियार बनाने के आरोप में टारगेट किया जा रहा है। 29 सितंबर 2025 से ये छूट आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो भी देश या व्यक्ति चाबहार पोर्ट से जुड़े काम करेगा उस पर अमेरिका के IFC कानून के तहत कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापार मुद्दों पर मतभेद हैं और अब इस फैसले ने रिश्तों को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में हथियार और ऑटोनोमस ड्रोन शामिल थे, लेकिन इसे इस साल की गर्मियों में रोक दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पलटा भी जा सकता है, लेकिन यह कदम अमेरिका की पुरानी नीति से अलग है, जो हमेशा ताइवान को हथियारों की आपूर्ति कर चीन के खिलाफ उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाती रही है। इस पैकेज को अब तक के अमेरिकी सैन्य सहयोग से ज्यादा घातक बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा पर युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को 15 में से 14 देशों ने मंजूरी दी थी। प्रस्ताव में गजा में तुरंत बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसके साथ ही हमास और अन्य संगठनों के कब्जे में बंद सभी लोगों को रिहा करने और मानवीय मदद पर लगी पाबंदियां हटाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। जबकि इस बीच इजराइल ने गजा सिटी पर अपना बड़ा हमला और तेज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमेरिकी मौजूदगी बहाल करने का संकेत दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अफरा तफरी वाली वापसी के बाद ये तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप ने इस कदम को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जरूरी बताया और इसे ब्रेकिंग न्यूज कहकर पेश किया। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इस एयरबेस पर वापसी की कोई योजना बनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रोक दिया। ये कदम तब आया है जब अमेरिकी प्रशासन ने इन दोनों समूहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र 1267 नियम के तहत ये प्रतिबंध प्रस्तावित था, जिसमें यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार प्रतिबंध शामिल हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कहा कि इन समूहों को अलकायदा या ISIL से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि CID का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी नहीं मिली है। राहुल गांधी के सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार के बेगूसराय में थे। बेगूसराय में अमित शाह ने जनता से पूछा कि राहुल बाबा यहाँ यात्रा करके गए थे, यात्रा का विषय क्या था, उनका बताओ जरा। इसके बाद नीचे से जनता बोली वोट चोरी। फिर अमित शाह कहते हैं कि अरे यार वोट चोरी नहीं था, बताता हूँ बाद में क्या था। इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कई तंज और सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
हालांकि अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी वो घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा सीट में वोटरों की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल का कहना है कि हजारों वोटरों को फर्जी तरीके से हटाया या जोड़ा गया और ये काम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से जुड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग पर दोहरी नीति अपनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी ही पुलिस ने 6,850 वोटों की गड़बड़ी का एफआईआर दर्ज किया। शरद पवार के एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, यह वोट चोरी का खुला सबूत है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और बचकाना बताया। बीजेपी ने राहुल को वोट चोरी का बादशाह तक कह दिया और कहा कि वो बार बार झूठे आरोप लगाकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के 3 हफ्ते बाद सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि उन्होंने भी इस आपदा में नुकसान झेला है। उन्होंने बताया, मेरा रेस्टोरेंट की कल बिक्री सिर्फ 50 रुपए रही, जबकि कर्मचारियों की महीने की तनख्वाह 15 लाख है। मैं भी इंसान हूँ, एक सिंगल महिला हूँ, मुझे ऐसे मत ट्रीट कीजिए जैसे मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ और कुछ नहीं कर रही। कंगना के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये पूछा गया कि उन्होंने मदद के लिए क्या कदम उठाए, जैसे अन्य कलाकारों ने चंदा इकट्ठा किया। कंगना के साथ बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर और प्रवक्ता अखिलेश कपूर भी मौजूद थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा से दुखद खबर सामने आई है। तेलंगाना के 32 वर्षीय छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 3 सितंबर को हुई थी। पुलिस का आरोप है कि निजामुद्दीन ने अपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निजामुद्दीन के परिवार को उनकी मौत की जानकारी 2 हफ्ते बाद मिली। उनके पिता हुस्नुद्दीन ने बताया कि 18 सितंबर को उन्हें उनके बेटे के एक दोस्त ने फोन कर यह दुखद खबर दी। पिता ने कहा, मैं कई बार बेटे को फोन करता रहा लेकिन फोन बंद था। बाद में हमें पता चला कि वो मारा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.